हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी की वैकेंसी है उसका प्रिपरेशन करना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा रहा था। तो आज उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डबलिन कोर निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटा डाटा का। डबलिन कोर जो है वो मेटा डाटा का उदाहरण है। डबलिन कोर किसका उदाहरण है? तो मेटा डाटा का। अब डबलिन कोर के बारे में आप समझिए क्या है। डबलिन कोर स्कीम शब्दावली शब्दों का एक छोटा सा सेट है जिसका उपयोग डिजिटल संसाधनों जैसे वीडियो, चित्र, वेब पेज आदि, साथ ही भौतिक संसाधनों जैसे किताबें या सीडी और कलाकृतियां जैसी वस्तुओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। डबलिन कोर मेटा डेटा शर्तों का पूरा सेट डबलिन कोर मेटा डेटा इनिशिएटिव की वेबसाइट पर पाया जा सकता है। डबलिन कोर मेटा डेटा का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सरल संसाधन विवरण में विभिन्न मेटा डेटा मानकों के मेटा डेटा शब्द संग्रह के संयोजन के लिए लिंक किए गए डेटा क्लाउड और सिमेंटिक वेब कार्यान्वयन में मेटा डेटा शब्द संग्रह के लिए अंतर प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डेवी दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCSC के पास कब से है? जो डेविड दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व है वो OCSC के पास कब, OCLC यहाँ होगा, क्या होगा? OCLC के पास कब से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1988 से है। कब से? 1988 से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऑनलाइन संसाधनों तक कैंपस के बाहर से पहुंच देने हेतु पुस्तकालय द्वारा प्रयुक्त URL पुनर्लेखन कार्यक्रम एज प्रॉक्सी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, OCLC के द्वारा इसका विकास किया गया। EZ प्रॉक्सी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो OCLC के द्वारा किया गया। इसके डिस्क्रिप्शन को आप थोड़ा ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। EZ प्रॉक्सी एक वेब प्रॉक्सी सर्वर है जिसका उपयोग पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय के कंप्यूटर नेटवर्क के बाहर से प्रतिबंधित वेबसाइटों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, जो उपयोगकर्ताओं को IP पते द्वारा प्रमाणित करते हैं। यह लाइब्रेरी या घर के अन्य स्थानों पर लाइब्रेरी संरक्षक को अपने लाइब्रेरी के EZ प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से लॉगिन करने और संसाधनों तक पहुँच प्राप्त करने की अनुमति देता है। सॉफ्टवेयर मूल रूप से क्रिस जागर द्वारा 1999 में लिखा गया था, जिन्होंने इसे समर्थन देने के लिए उपयोग यूटिलिटीज LLC की स्थापना की। 2008 में OCLC ने उत्पाद को अपने अधिकार में प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, OCLC द्वारा प्रारंभ की गई तथा अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उससे हम लोग ग्रांड कैट कहते हैं। OCLC द्वारा प्रारंभ की गई तथा अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को क्या कहते हैं? तो ग्रांड कैट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो डाटा के बारे में, डाटा को क्या कहा जाता है बताना है आपको। इसका राइट आंसर है उसे मेटा डेटा कहते हैं। डाटा के बारे में डाटा को मेटा डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटा डेटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा मेटा खोज इंजन नहीं है उसे पहचाने। मेटा खोज इंजन इनमें से कौन सा नहीं है? तो बिंग, ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेटा खोज इंजन नहीं है। एक मेटा सर्च इंजन का खोज उपकरण है जो इंटरनेट से अपने स्वयं के परिणाम बनाने के लिए किसी अन्य खोज इंजन के डेटा का उपयोग करता है। मेटा सर्च इंजन उपयोगकर्ता से इनपुट लेता है और साथ ही परिणामों के लिए थर्ड पार्टी सर्च इंजन को क्वेरी भेजता है। पर्याप्त डेटा एकत्र किया जाता है, उनके रैंकों द्वारा स्वरूपित किया जाता है और उपयोगकर्ता को प्रस्तुत किया जाता है। कुछ प्रमुख मेटा सर्च इंजन निम्नलिखित हैं, जिसमें आपका डॉगपाइल, मेटागर्ड, स्पूटर सर्च IO, एक्सक्विक, फुजफाइंड और मेटा क्रेलर इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, डबलिन कोर क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये डबलिन कोर जो ये वर्णक आंकड़ा मापक है। डबलिन कोर क्या है? वर्णक आंकड़ा मापक है। एक बार लास्ट आप डबलिन कोर के बारे में समझिए। डबलिन कोर स्कीम शब्दावली शब्दों का एक छोटा सा सेट है जिसका उपयोग डिजिटल संसाधनों, वीडियो, चित्र, वेब पेज इत्यादि, साथ ही भौतिक संसाधनों जैसे किताबें या CD और कलाकृतियों जैसी वस्तुओं का वर्णन करने के लिए किया जा सकता है। डबलिन कोर मेटाडेटा शर्तों का पूरा सेट डबलिन कोर मेटाडेटा इनिशिएटिव की वेबसाइट पर पाया जा सकता है।
डबलिन कोर मेटाडेटा का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सरल संसाधन विवरण से विभिन्न मेटाडेटा मानकों के मेटाडेटा शब्द संग्रह के संयोजन के लिए लिंक किए गए डेटा क्लाउड और सिमेंटिक वेब कार्यान्वयन में मेटाडेटा शब्द संग्रह के लिए अंतर प्रदान करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो जानते हैं इसे मेटा बेस के द्वारा जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? मेटा बेस के रूप में जाना जाता है। मेटा डेटा एक डेटा है जो अन्य डेटा की जानकारी प्रदान करता है। संक्षेप में यह डेटा के बारे में डेटा है। कई विशिष्ट प्रकार के मेटा डेटा मौजूद हैं जिनमें वर्णनात्मक मेटा डेटा, संरचनात्मक मेटा डेटा, प्रशासनिक मेटा डेटा, संदर्भ मेटा डेटा और सांख्यिकी मेटा डेटा शामिल है। क्या कहेंगे उसे? यहाँ पे मेटा डेटा ही होगा। जो डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है, क्या जाना जाता है? तो मेटा डाटा जाना जाता है। मेटा बेस हिंदी में लिखा हुआ है, उसे आप याद रखिएगा, वो क्या है? मेटा डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द METS स्टैंड्स फॉर। आपको बताना है कि METS स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है METS का? इसे तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? मेटा डेटा इनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। इसके बारे में समझिए क्या है ये मेटा डेटा, समझिए है क्या। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ क्या है मेट्स, जिसका फुल फॉर्म है मेटा डेटा एनकोडिंग और ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। एक डिजिटल लाइब्रेरी के भीतर वस्तुओं के बारे में वर्णनात्मक, प्रशासनिक और संरचनात्मक मेटा डेटा को एनकोड करने के लिए मेटा डेटा मानक है, जिसमें वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की XML स्कीम भाषा का उपयोग करके व्यक्त किया गया है। मानकों को मार्क मानकों के लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का भाग है और इसे डिजिटल लाइब्रेरी फेडरेशन की एक पहल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वर्ल्ड कैट निम्न में से किसका उत्पाद है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये OCLC का उत्पाद है। किसका उत्पाद है? OCLC का। OCLC के बारे में आप जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। एक अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक फ्रेड गिलगौर हैं तथा इसका मुख्यालय डबलिन, ओहियो, संयुक्त राज्य अमेरिका है। OCLC की ऑनलाइन सेवा 1971 में शुरू की गई। OCLC द्वारा वर्ल्ड कैट संघ सूची के संचालन किया जाता है और वर्ल्ड कैट को OCLC द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। वर्ल्ड कैट में 123 देशों के 17,900 पुस्तकालय के संग्रह का संकलन है। यह विश्व का सबसे विशाल ग्रंथ सूची डेटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों को जोड़ने वाले सूचना नेटवर्क को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग जेनेट कहते हैं। JANET राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम लोग जेनेट कहते हैं। जेनेट 1984 यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं कॉलेज को जोड़ने वाले सूचना नेटवर्क है। जेनेट का जिस्क द्वारा 1984 में गठन किया गया यूके का हाई स्पीड नेटवर्क है। ये जेनेट का सिद्धांत यूके का अनुसंधान और शिक्षा नेटवर्क है। इसके पूर्वज सरनेट हैं, SERCNET हैं। SERCNET की गठन 1978 में किया गया। सन 1979 में शैक्षणिक समुदाय के भीतर एक प्रमुख प्रदाता के रूप में SERCNET के आगमन को देखा गया। OCLC का फुल फॉर्म ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। स्थापना 1967 में किया गया, जो DDC का ऑनलाइन रूप है। बॉनेट एक प्रकार का बॉम्बे नेटवर्क है। बॉनेट क्या है? तो ये एक प्रकार का बॉम्बे नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है मेटा डेटा डबलिन कोर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डेटाबेस में डेटा अवयव से संबंधित है। मेटा डेटा डबलिन कोर जो है वो डाटा एलिमेंट्स इन डाटाबेस से संबंधित है। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए, डेटाबेस में डेटा अवयव मेटा डेटा डबलिन कोर से संबंधित है। डबलिन केयर प्रारंभ में डिजिटल लाइब्रेरी कार्ड कैटलॉग को तैयार करता है और डबलिन कोर 15 मेटा डेटा एलिमेंट से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अभिकथन और तर्क से पूछा गया। अभिकथन कह रहा है सूचना की पुनर्प्राप्ति और डिजिटल युग में प्रवेश के लिए मेटा डेटा के पास बहुत सारे वादे हैं। तो यह कहना बिल्कुल ही उचित है कि जो सूचना के पुनर्प्राप्ति और डिजिटल युग में प्रवेश करने के लिए मेटा डेटा के पास क्या बहुत सारे वादे हैं। और तर्क कह रहा है मेटा डेटा अनेक कार्यों को सुरक्षित रख सकता है। मेटा डेटा जो है अनेक कार्यों को सुरक्षित रख सकता है, जिसमें वर्णन, स्रोत, अनुसंधान और स्रोतों का प्रबंधन शामिल है। तो तर्क भी यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से सही है, क्योंकि मेटा डेटा जो है अनेक कार्यों को सुरक्षित रखने में सक्षम है, जिसमें वर्णन, स्रोत, अनुसंधान और स्रोतों का प्रबंधन शामिल है। इसलिए यहाँ पे अभिकथन और तर्क दोनों सही है। आपको देखना है अभिकथन और तर्क किसमें, दोनों में दोनों सही दिखाया जा रहा है। तो बोथ ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पर्पस ऑफ मेटा डेटा आर, मेटा डेटा का प्रयोजन है। क्या प्रयोजन है आपको बताना है। तो इसमें क्या है, सारे कूट दिए हुए, ऑप्शन दिए हुए, 1 2 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है। क्या है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 सही है। मेटा डेटा का प्रयोजन क्या है, तो यह यूनिक आइडेंटिफिकेशन है और इसमें अभिलेखों का प्रमाणीकरण मिल जाता है। यह क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन है और अभिलेखों का प्रमाणीकरण मिलता है। इसलिए
यूनिक आइडेंटिफिकेशन और अभिलेखों का प्रमाणीकरण के कारण मेटा डेटा का प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है METS स्टैंड्स फॉर, METS का फुल फॉर्म क्या है? तो अभी जस्ट आपने पढ़ा था METS के बारे में, फिर से देखिए METS से क्या अभिप्राय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, मेटा डेटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड इसका फुल फॉर्म है। METS का अभिप्राय क्या है? द मेटा डेटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। यह विवरणात्मक, प्रशासनात्मक और संरचनात्मक रूप से डिजिटल लाइब्रेरी में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फिर से अभिकथन और तर्क है। अभिकथन कह रहा है सूची पत्रक को मेटा डेटा के साथ प्रतिस्थापित करना तर्क संगत होगा? नहीं, बिल्कुल ही नहीं होगा। सूची पत्रक को मेटा डेटा के साथ प्रतिस्थापित करना तर्क संगत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है तर्क संगत होगा, इसलिए अभिकथन गलत है। और तर्क में बताया जा रहा है कि सूचना संसाधनों को संगठित और व्यवस्थित करने के में मेटा डेटा उपयोगी होता है। तो आप अभी कई बार पढ़ चुके हैं कि जितने भी सूचना संसाधन है उसको संगठित करने के लिए मेटा डेटा का उपयोग किया जाता है, इसलिए तर्क यहाँ पे सही है, लेकिन अभिकथन पूरी तरह से गलत है। ए गलत है और आर सत्य है। ये ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है वेब जंक्शन है। वेब जंक्शन क्या है आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन क्या है? वेब जंक्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन, तो इसके ऑप्शन सारे बड़े बड़े उसको छोड़ रहा हूँ मैं, आपको मैं डायरेक्ट इसके आंसर पे की ओर लेके चलता हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो वेब जंक्शन क्या है? तो वेब जंक्शन एक स्थान जहाँ सार्वजनिक, ए में देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ये कोडिंग पे बेस्ड है, या ऑप्शन नंबर ए बी सी इसका सही है। इसका राइट आंसर क्या है? ए है, जिसमें ए बी सी सही है। तीन ऑप्शन सही है, ए बी एंड सी, उसमें तीनों ऑप्शन को डील करता हूँ कि वेब जंक्शन क्या है। तो फर्स्ट आप ध्यान रखिएगा, वेब जंक्शन एक स्थान जहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारी ज्ञान के सृजन, कौशल और समर्थन के लिए एकत्रित होते हैं, वो वेब जंक्शन कहलाते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन पे भी आप ध्यान से देखिए, वहीं से मैं आपको समझा देता हूँ क्या। वेब जंक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्य आते हैं। एक स्थान है जहाँ सार्वजनिक पुस्तकालय कर्मचारी ज्ञान के सृजन, कौशल और समर्थन के लिए एकत्रित होते हैं। सेकंड है पुस्तकालय कर्मचारियों के लिए एक ऑनलाइन अधिगम समुदाय की OLLC के 2003 में शुरुआत की गई थी। OCLC के 2003 में शुरुआत की गई थी। और पुस्तकालय प्रबंधन तकनीक और सेवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण संसाधन प्रदान करना जो है वो किसका काम है? तो ये सारे के सारे काम किसके हैं? वेब जंक्शन के हैं। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित डबलिन कोर घटकों को उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको अवरोही क्रम में इसको अरेंज करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको पता होना चाहिए कौन सा कब आया, तब जाके आप क्या करेंगे उसको समझ पाएंगे। ऐसे मैं इसको बताता हूँ सबसे पहले क्या क्या होगा। डब्ल्यू इसके किस में कह रहा है? आरोही क्रम में। अवरोही कह रहा है मतलब बड़ा से छोटा की ओर कह रहा है, तो इसमें सबसे याद रखिएगा सबसे बड़ा होता है राइट, फिर रिलेशन, फिर आइडेंटिफायर और उसके बाद आएगा कंट्रीब्यूटर। पहले क्या आएगा? राइट आएगा, फिर रिलेशन, फिर आइडेंटिफायर, फिर कंट्रीब्यूटर। डबलिन कोर घटकों के उनके अवरोही क्रम में व्यवस्थित है। ये डबलिन कोर के घटक है, राइट, रिलेशन, आइडेंटिफायर और कंट्रीब्यूटर क्या है? तो डबलिन कोर के घटक है जिसको हम लोग क्या किए? बड़ा से छोटा की और रूप में अरेंज किए। तो सबसे बड़ा राइट है, फिर रिलेशन है, फिर आइडेंटिफायर है, फिर कंट्रीब्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अधिक आंकड़ों के उद्देश्य हैं। अधिक आंकड़ों, जो मेटा डेटा में अधिक आंकड़े का उद्देश्य क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, आप देखेंगे इसमें ए एंड बी जो है वो सही है। कौन कौन सा होगा? अधिक आंकड़ों के उद्देश्य क्या है? विशिष्ट पहचान करने के उद्देश्य है और प्रलेखों का प्रमाणीकरण करने के लिए अधिक आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो ए और बी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ। यहाँ पे कोट में दिया हुआ है, इसका देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें लिखा हुआ है ए और बी सही है। तो विशिष्ट पहचान और प्रलेखों का प्रमाणीकरण अधिक आंकड़ों के उद्देश्य होते हैं। अधिक आंकड़ों मेटा डेटा का उद्देश्य क्या है? तो विशिष्ट पहचान और प्रलेखों का प्रमाणीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ग्रंथपूरक, निम्नलिखित ग्रंथपूरक उपयोगिताओं को उनके उद्भव के वर्ष के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्था कीजिए। अब इसको अरेंज करना है कि किसका स्थापना कब हुआ और किसका बाद में हुआ, इस तरह से आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा बताइए। इसका इसे भी याद होना चाहिए, इसलिए हम लोग इसके डायरेक्ट इस की ओर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित ग्रंथपूरक उपयोगिताओं को उनके उद्भव के वर्ष के आधार पर क्रमानुसार व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है कि OCLC, जिसे हम लोग ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर कहते हैं, जिसकी स्थापना 1967 में हुई। वाशिंगटन लाइब्रेरी, जो वाशिंगटन लाइब्रेरी एक प्रकार का नेटवर्क है जिसकी स्थापना 1891 में ओपन हुआ था। ये 7 अक्टूबर 1991 को आपका। और फिर नेक्स्ट है आपका RLIN, जिसकी स्थापना 1974 में हुई। फिर आपका एक आता है UTLAS, जिसके फुल फॉर्म है जिसका यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो लाइब्रेरी ऑटोमेशन सिस्टम, इसकी स्थापना 1971 में हुई। तो अगर आपको अरेंज करना है तो सबसे पहले अरेंज कर लीजिएगा OCLC को अरेंज कीजिएगा, उसके बाद जाके आप वाशिंगटन लाइब्रेरी नेटवर्क को कीजिएगा।
जो उसके बाद RLIN को कीजिएगा और उसके बाद UTLAS को याद कीजिएगा। सर इसका सिंपल आपको क्या करना है, ईस्वी याद रखिएगा, अरेंज करने में आपको आसानी होगा। सिर्फ आपको ईस्वी याद कर लीजिएगा कि OCLC की स्थापना 1967 में हुई। वाशिंगटन लाइब्रेरी जो नेटवर्क की स्थापना 1891 में हुई। और RLIN जो इसका 1974 में हुआ। और आपका यूटलस का कब हो गया, 1971 में हुआ। इस भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि OCLC वर्ल्ड प्रबंध सेवा सबसे पहले क्लाउड आधारित सहकारी पुस्तकालय एवं पुस्तकालय प्रबंध प्रणाली जिसमें 6 महाद्वीपों से 500 पुस्तकालयों को चयनित किया गया कि लोकार्पण की 5वीं वर्षगांठ कब मनाई गई, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसको 1 मई 2016 को मनाया गया। कब मनाया गया, 1 मई 2016 को। इसके डिस्क्रिप्शन को आप देखिए क्या कह रहा है। 1 मई 2016 को OCLC वर्ल्ड शेयर प्रबंधक सेवा सबसे पहले क्लाउड आधारित सहकारी पुस्तकालय प्रबंध प्रणाली है जिसमें 6 महाद्वीपों से 5 पुस्तकालयों को चयनित किया गया और इसके लोकार्पण की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। कब मनाई गई, 1 मई 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विषय वस्तु को अभिलेख में रखने के लिए डी स्पेस द्वारा आधारित मेटाडेटा के प्रकार की पहचान करना है। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है विषय वस्तु को अभिलेख में रखने के लिए डी स्पेस द्वारा आधारित मेटाडेटा के प्रकार की पहचान कीजिए। तो इसमें भी देखिए आपको कोड दिया हुआ है ABC सही है, BCD सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ACD केवल सही है। तो विषय वस्तु को अभिलेख में रखने के लिए डी स्पेस द्वारा आधारित मेटाडेटा के कौन कौन से प्रकार है, तो पहला है ए विवरणात्मक, पहला क्या हो जाएगा विवरणात्मक, दूसरा होगा संरचनात्मक और प्रशासनिक। विवरणात्मक, संरचनात्मक और प्रशासनिक, यानी ऑप्शन नंबर A, C और D इसका क्या है, सही जवाब है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसमें विवरणात्मक, संरचनात्मक और प्रशासनिक विषय वस्तु का अभिलेख रखने के लिए डी स्पेस द्वारा आधारित मेटाडेटा के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जो डेविड दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास कब से है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1988 से है। कब से है, 1988 से है। 1988 से डेविड दशमलव वर्गीकरण का स्वामित्व OCLC के पास है। जो DDC का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन OCLC के माध्यम से ही देखा जाता है। OCLC का पूर्ण रूप ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए SR रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के सूत्रों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिन्हें LS कानवे और IM फैनियल ने OCLC प्रोजेक्ट के लिए पुनः व्यवस्थित किया था। आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है। रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के जो भी सूत्र हैं उसको अरेंज करना है, उस क्रम में करना है। किसके कार्य में, तो जिन्हें LS कानवे और IM फैनियल ने OCLC प्रोजेक्ट के लिए पुनः व्यवस्थित किया था, उस रूप में आपको चुनना है। तो इसके हम लोग डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं, आपको वहाँ से इजी वे में ये समझ में आएगा क्वेश्चन। तो पुस्तकालय विज्ञान में डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1928 में 5 सूत्रों को प्रतिपादित किया जो 1931 में प्रकाशित हुए, जिन्हें LS कॉनवे और IM फैनियल ने OCLC प्रोजेक्ट के लिए पुनः व्यवस्थित किया। और उसका व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा पाठक का समय बचाओ, ये इसका चौथा सूत्र था। डॉक्टर SR रंगनाथन का 5 सूत्र थे जिसमें से चौथा सूत्र को इन्होंने पहले रखा, पाठक का समय बचाओ। फिर दूसरा है पुस्तकें उपयोगार्थ है, पुस्तकें जो उपयोगार्थ है, ये इसका पहला सूत्र था, इन्होंने इसको सेकंड में रखा। प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, ये इसका तृतीय सूत्र था, इसको इन्होंने तीसरे पे रखा। और पुस्तकालय की वर्धनशील संस्था, ये इसका पंचम सूत्र था रंगनाथन का, इन्होंने इसको अरेंज किया चौथे पे। तो कैसे कैसे अरेंज करेंगे, पहला आप रखिएगा पाठक का समय बचाओ, दूसरा कीजिएगा पुस्तकें उपयोगार्थ है, तीसरा आपका होगा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, और लास्ट में आप अरेंज कीजिएगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इजी प्रॉक्सी एक डैश का उत्पाद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये EZ प्रॉक्सी जो है, जिसे हम लोग इजी प्रॉक्सी कह रहे हैं, ये जो है OCLC का उत्पाद है। EZ प्रॉक्सी किसका उत्पाद है, OCLC का है। OCLC का उत्पाद इजी प्रॉक्सी है। EZ प्रॉक्सी एक वेब प्रॉक्सी सर्वर है। इसका प्रयोग पुस्तकालयों के ऑनलाइन नेटवर्क के लिए किया जाता है। OCLC का पूर्ण रूप क्या है, तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अरेंज द फॉलोइंग मेटा सर्च इंजन इन द असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ लॉन्चिंग। जो भी सर्च इंजन यहाँ पे दिया हुआ है उसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटा से बड़ा के रूप में। वो कब कब उसका मतलब विकास हुआ, ईयर ऑफ लॉन्चिंग मतलब कब कब उसे लॉन्च किया गया, उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। इसे मैं डायरेक्ट आपको ऑप्शन पे लेके चलता
बताता हूँ। निम्नलिखित मेटा सर्च इंजन को उनके प्रारंभ होने के वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले मेटा कॉलर आएगा, जिसकी स्थापना 1976 में हुई, और स्काई स्कैनर आएगा फिर, जिसकी स्थापना 2002 में हुई। केएक की स्थापना इसमें पूर्ण रूप से नहीं दिया होता और मुझे भी उतना भी नहीं पता है, इसलिए मैं केएक को छोड़ रहा हूँ, लेकिन 2002 के बाद ही केएक की स्थापना हुई थी। और सिरक्स की स्थापना 1965 में हुई थी। अगले वीडियो में मैं केएक की स्थापना बताऊंगा कि केएक की स्थापना कब हुई थी। सिरक्स की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। मेटा कॉलर का कब हुआ? 1976 में। और स्काई स्कैनर का कब हुआ? 2002 में। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, अरेंज करने में सुविधा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट लाइब्रेरी के टॉपिक मिलेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।